आजकल भाई फिल्म धुरंधर के बहुत चर्चे हैं, जहां हीरो 10-12 लोगों को टपकाने के बाद मुस्कुरा कर कहता है, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। लेकिन काश इंडिया वाले कराची की लियारी में शूट कर लेते तो पता चल जाता कि असल धुरंधर कौन है। यहाँ विलन हाथ में गन पकड़कर डायलॉग नहीं मारता। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। यहाँ हीरो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनते। यहाँ रहमान डकैत जैसे किरदार जीप में बैठकर कहते हैं, अगर वोट कहीं और दिया तो अपनी कब्र खुद खोद ले। जब रियासत ने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया, तो चौधरी असलम जैसे असल हीरो को लियारी भेजा गया, जहां शेर की बीवी भी शेरनी है। चौधरी असलम के सामने कोई विलन नहीं था। उसके सामने लियारी गैंग ने औरतों और बच्चे ढाल बनाकर खड़े किए। लियारी की गलियों में ग्रेनेड फेंके जा रहे थे, छतों से रॉकेट लॉन्चर मारे जा रहे थे, गलियों में किलाशनकोव के शेल गिरने की आवाजें थी। फिल्म के दरमियान डायरेक्टर कट तो बोल देता है, लेकिन लियारी में कट सिर्फ तब लगता था जब किसी की जिंदगी खत्म हो जाए। आज हम आपको वो रियल क्राइम स्टोरी सुनाने जाएंगे जिसे सुनकर धुरंधर, पुलिसगिरी, जिला गाजियाबाद इस जैसी सारी फिल्में आपके सामने फ्लॉप होंगी। मैं हूं कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं थिंक क्राइम की एक और थ्रिलिंग एपिसोड। 1970 की दिहाई। लियारी की गलियों में खौफ फैल चुका था। मंशियात, जुआ और भत्ते का राज, और उस राज का बादशाह था हाजी लालू। हाजी लालू के साए में पैदा हुआ अरशद पप्पू, सख्त, तेज और खतरनाक हद तक बेरहम। लोग आंख मिलाने से भी डरते थे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे खड़ा था हाजी लालू। अरशद पप्पू जूं-जूं जवान होता गया, लियारी के चौक, गलियां, मोहल्ले उसके नाम से लरजने लगे। लेकिन पहली बार किसी ने अरशद पप्पू को लियारी में टक्कर दी। ये नाम था बाबू डकैत, जिसने रहमान डकैत के बाप को कत्ल किया। बाबू डकैत ने एक एम्पायर खड़ी कर ली और उसने जो है वो रहमान के बाप को कत्ल कर दिया अपनी एम्पायर को मजबूत बनाने के लिए। बाबू डकैत का मामला ये था कि वो आप देखें कि वो बताया ये जाता है कि वो एमएससी था और वो इंग्लिश में बात करता था। बाबू डकैत, मंशियात, जुआ, भत्ता, एक कारोबार, और इसी कारोबार ने दुश्मनियां पैदा की। और उन दुश्मनियों का अंजाम 1996 में हुआ, जब बाबू डकैत ने दादिल को कत्ल किया। जब रहमान ने अपने बाप की लाश देखी, उस वक्त रहमान की उम्र सिर्फ 19 से 20 साल थी, लेकिन उसकी रगों में सिर्फ एक ही चीज दौड़ रही थी, बाप की मौत का बदला। और लियारी में बदला तन्हा नहीं लिया जाता था, यहाँ उसे सहारा दिया हाजी लालू ने। हाजी लालू का रहमान को सहारा देना ये सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, ये एक पुराना हिसाब था जो हाजी लालू को रहमान से पूरा करवाना था। हाजी लालू को रहमान में ताकत, गुस्सा, जुनून और मुस्तकबिल का गैंग लीडर नजर आया। लालू ने रहमान को अपने साथ में लाया और पहली बार रहमान डकैत और अरशद पप्पू एक ही छत के नीचे आ बैठे। एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे का खून और एक दूसरे का बदला, और फिर ये लियारी पर कहर बनकर टूट पड़े। रहमान और उसकी फैमिली ईरानी बलोच थे। रहमान के वालिद का नाम दादा मोहम्मद बलोच था। मुकामी लोगों के मुताबिक दादा मोहम्मद की 3 शादियां थीं और रहमान उनकी तीसरी बीवी की औलाद में से थे। रहमान का बाप लियारी के गैंग वॉर के नतीजे में मारा गया और उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बाबू डकैत था। रहमान एक तरफ गैंगस्टर था, खून खराबा, भत्ताखोरी, अगवा, तो दूसरी तरफ इसका दूसरा चेहरा एक मसीहा, एक हीरो। रहमान दूसरों के लिए जैसा भी हो, मगर बलोचों का सरदार था। उसने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत से वेलफेयर के काम किए, लड़कियों की शादियां करवाई, बेसहारा औरतों को सहारा दिया, स्कूल्स भी बनवाए, ईदगाह भी बनवाई, पार्क्स बनवाए, कंप्लेंट सेंटर्स बनवाए जहां सुबह शाम लोगों के मसाइल सुने जाते। इसलिए अब ये सरदार अब्दुल रहमान बलोच बन गया। लालू, रहमान, अरशद पप्पू, ये गैंग लियारी की तारीख का सबसे खतरनाक इत्तेहाद था। रहमान को बाप की सीट मिली, ताकत मिली, लेकिन उस ताकत ने उसके अंदर के इंसान को मार दिया। फिर जो हुआ वो बहुत खौफनाक था। रहमान ने अपनी ही माँ को चाकू से वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया।
क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अरशद पप्पू और रहमान की कहानी का चैप्टर क्लोज कर लेते हैं। हाजी लालू अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, यहाँ तक कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। इसीलिए धंधे के सारे मामलात अब अरशद पप्पू के हाथ आ गए। अरशद पप्पू और रहमान शुरू में तो साथ साथ काम कर रहे थे, मगर रहमान ने तो कुछ और ही दिमाग में सोच रखा था। रहमान अंदर ही अंदर क्या प्लान बना रहा था। खैर, रहमान ने लियारी पर अपना कदम जमाना शुरू किया। भत्ता, अगवा और दुनिया को एक नया अंडरवर्ल्ड डॉन मिल गया। पकोड़ों के ठेले से लेकर बंदरगाह तक बड़े बड़े ताजिर उसके नाम से कांपने लगे। हर माह रहमान के बोलने से पहले भत्ता रहमान की टेबल पर पहुंच जाता। फी कंटेनर, फी दुकान, फी मोहल्ला, अगवा बराए तावान तो उसके घर की खेती थी। रहमान लियारी पर अपने पंजे गाड़ चुका था। 2008 में रहमान ने पीपल्स अमन कमेटी के नाम से तंजीम बनाई, MQM के तर्ज पर। यूनिट, सेक्टर, दफातर, इलाकी जिम्मेदारान, सब कुछ वही ढांचा, बस रंग लियारी का था। कराची के कारोबारी इलाकों में खारा दर, मीठा दर, सराफा बाजार, खजूर बाजार, चूड़ियां बाजार, हाजी कैंप, टम्बर मार्केट, इन सब जगहों पर कारोबार करने वालों को एक ही नाम पर भत्ता देना पड़ता था, रहमान बलोच। 2006 तक रहमान के पास 150 एकड़ जमीन, 33 घर, 34 दुकानें, 12 प्लॉट और ईरान में जायदाद, ये सिर्फ 2006 तक थी। 2008 के बाद ये दौलत दुगनी हो गई। याद है बाबू डकैत? जी हाँ, वही बाबू डकैत जिसने रहमान के बाप को मौत के घाट उतार दिया था। रहमान अब बाप का बदला लेने के लिए बेताब था। 2004 में हमें इतना मिली कि बाबू डकैत जो है पहुंच जा रहे हैं रिश्ते में, तो हम लोग पहले ही बैठ गए वहाँ रास्ते में। जैसे ही वो आया, हम लोगों ने इसके टीटी पिस्टल और पलाशन पोटो से फायरिंग किया। उसमें जो बाबू डकैत और 2 उसके साथी हलाक हो गए थे और 2 राहगीर उसमें जख्मी हो गए थे। बाद में जो हम लोग भी फरार। रहमान ने बाबू डकैत के लोगों को चुन चुन कर मारा जो बाबू डकैत के वफादार थे और ताकतवर भी थे। उन्हें लालच देकर अपने गैंग में शामिल कर लिया। पहले हमारे बच्चे को लेके गया, नौशाद बलोच का, वो हबीब जान ने काम के लिए बुलाया। फिर लोगों को देखा, बोला हबीब जान नौशाद को उठा के लेके गया। फिर उन लोगों के पास हम गया, बोला हम काम के लिए, बोला फिर हबीब जान के पास हम गया। हबीब जान बोलते हैं हमारे पास नहीं है। सारा दिन हमारे कमेटी में घूमते रहते, थानेयों में 3 दिन से। फिर दूसरे दिन ने उसको मार दिया, फेंक दिया नौशाद बलोच को। 4 बहनों को एक लौता भाई था। सबसे अहम बात जो मैं अब बताने लगी हूँ, सुनिएगा। याद है रहमान ने अपनी माँ का कत्ल किया था? असल में रहमान की माँ पर इल्जाम था कि वो बाबू डकैत के साथ नाजायज ताल्लुकात में थी। वही बाबू डकैत जो रहमान के बाप का कातिल था। इसने वो कत्ल इसलिए किया था कि इसकी माँ के जो इसका बाप का कातिल था बाबू डकैत, उसके साथ नाजायज ताल्लुकात। बाबू डकैत के लोग तो पहले ही मर चुके थे, रास्ता साफ हो गया था। अब रहमान ने अपने बाप का बदला इस तरह लिया कि उसने बाबू डकैत की पहचान ही छीन ली। बाबू डकैत की मौत के बाद रहमान अब रहमान डकैत बन चुका था। लियारी में पैसा और पावर सिर्फ उन बहाने से मिलता है। भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग, डर और खौफ पैदा करने के लिए इंसानी सरों से फुटबॉल खेलना पड़ता है भाई। इन जुराइम से आने वाला पैसा वो दौलत है जिसे बैंक में नहीं रखा जाता, बल्कि बंदूकों के साए में छुपाया जाता है। लेकिन जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाए तो वो खुद अपने मालिक को खाने लगता है। यही हुआ रहमान डकैत के साथ। इतना पैसा, इतनी दौलत कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। जाहिर है ये गैर कानूनी पैसा किसी बैंक में तो रखवा नहीं सकता था। फिर रहमान डकैत ने एक गलती की। अरशद, ये पैसा तुम्हारे पास एक अमानत है। वक्त आने पर मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। रहमान, बेफिक्र हो जा, तुम्हारा पैसा मेरे पास अमानत है। दोस्ती में दरारें शोर से नहीं पड़ती, दौलत की वजह से पड़ती हैं। रहमान और अरशद पप्पू की दोस्ती में भी यही हुआ। रहमान का पैसा अब अरशद पप्पू के पास था। लियारी में रहमान का असर रसूख बढ़ रहा था। पैसा और दौलत रहमान डकैत के पास, ताकत रहमान डकैत के पास, डंडा और सियासी पावर भी रहमान डकैत के पास। अरशद पप्पू ने सोचा अगर यही रफ्तार रही तो अगला बादशाह वो नहीं, रहमान डकैत होगा। फिर आया वो लम्हा जब हाजी लालू जेल चला गया। अब गैंग का सरबरा कोई नहीं था। अरशद पप्पू गैंग का असली मालिक बन बैठा। अरशद पप्पू बतौर लीडर गैंग पर सख्तियां और हिसाब किताब में हाथ टाइट करने लगा। दूसरी तरफ लियारी में रहमान डकैत का बढ़ता असर रसूख भी अरशद को चुभने लगा।
रहमान डकैत को गुस्सा आ गया कि वो ये सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर दोनों यानी अरशद पप्पू और रहमान डकैत में दरार पड़ना शुरू हुई। दोस्ती टूटी, गोलियां चली, घर की खवातीन की इज्जतें लूटी गईं और फिर लियारी एक नई जंग में दाखिल हो गया। रहमान डकैत और अरशद पप्पू तो बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों में लड़ाई की वजह क्या बनी? क्या अरशद पप्पू ने रहमान डकैत के पैसे खाए थे? क्या अरशद पप्पू को रहमान डकैत का लियारी पर बढ़ता असर रसूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था? जो अमानतन इसने उसके पास रखवाई हुई अमाउंट थी, जो 5 करोड़ की अमाउंट थी, वो जब उससे लेने की बात की गई तो उसने देने से इनकार कर दिया। बल्कि ना सिर्फ इनकार किया बल्कि इसको रहमान डकैत को गिरफ्तार भी करवा दिया। दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि अरशद पप्पू ने एक एक करके रहमान डकैत के साथियों को मारना शुरू कर दिया। पहले रहमान डकैत अरशद पप्पू के साथियों को मार रहा था। अब पावर आते ही अरशद पप्पू रहमान डकैत के साथियों और घर की खवातीन को भी ठिकाने लगाने लगा। इस मारामारी में लियारी की सड़कें खून से भर गईं और रहमान डकैत के लड़के अंडरग्राउंड हो गए। जो बच गए वो मारे गए। इस कश्मकश में एक रोज रहमान अपने अड्डे पर बैठा था। गैंग के लड़के भी मौजूद थे। फोन बजता है। रहमान, तेरा मामू मेरे पास है, बचा सकता है तो बचा ले। पप्पू, बैठकर बात करते हैं, जो कहेगा करूंगा, बस मेरे मामा को छोड़ दे। फैजू मामा उर्फ फिरोज, चाकीवाड़ा का रिहायशी, रहमान डकैत का सबसे मजबूत वफादार, अरशद पप्पू के खिलाफ रहमान डकैत के लिए रीढ़ की हड्डी के बराबर था। उसे मारकर पप्पू ने रहमान डकैत की गैंग वॉर के पूरे ढांचे को तोड़ दिया। इससे ये जाहिर होता है कि रहमान को इसका अंदाजा नहीं था कि इतना सख्त रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। उज़ैर बलोच भी ऐसा किरदार है कि जिसने कराची में जुराइम के पहाड़ तोड़े। उस पर तो पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। आप सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। खैर, अभी वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। लियारी की गलियों में बारूद, खौफ और सियासत की मिली जुली गैंग वॉर चल रही थी। लियारी की गलियों पर एक ही नाम छाया हुआ था, अरशद पप्पू। मगर उसी साल किस्मत ने अचानक करवट बदली। वो कहते हैं ना, वक्त आने पर बड़े बड़े मुजरिम भी कानून के शिकंजे में आ जाते हैं। अरशद पप्पू भी शिकंजे में फंसने वाला था। हुआ कुछ यूं कि रात के सन्नाटे में पुलिस का छापा पड़ा। एसपी फयाज की कमान में एहलकार एक फ्लैट का दरवाजा तोड़ते हैं। अंदर अरशद पप्पू, जिस पर कत्ल, अगवा, भत्ता, दहशतगर्दी 50 से ज्यादा मुकदमात दर्ज थे, लेकिन पहली बार उसका गुरूर हथकड़ियों में बंधा हुआ था। अरशद पप्पू गिरफ्तार हुआ तो लियारी गैंग कमजोर हो गई। पप्पू की गिरफ्तारी का सीधा फायदा सिर्फ एक शख्स को हुआ। वो नाम था रहमान डकैत। वो खामोशी से लियारी में वापस दाखिल हुआ। इस बार उसके साथ सिर्फ असला नहीं, सियासी सरपरस्ती भी थी। लियारी के लोग समझ चुके थे कि पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। अब आपको ले चलते हैं धुरंधर मूवी में। बेनजीर की तस्वीर लगाई गई। रहमान डकैत के कैरेक्टर में इंडियन एक्टर की एंट्री दिखाई गई। मगर यहाँ भी डायरेक्टर ने फिल्म में एक भंड मारा है। रहमान डकैत सियासी पार्टी के जुलूसों में स्टेज पर कभी दिखाई ही नहीं दिया। सियासी पार्टी का रहमान डकैत के साथ असल ताल्लुक क्या था, चले आपको बताते हैं। 18 अक्टूबर 2007 शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जलावतनी करके अपने वतन पाकिस्तान लौटी हैं, तो एयरपोर्ट के नजदीक अचानक उनके काफिले पर हमला हो गया। उस फ्लोट के अंदर ये दूसरा धमाका हो गया ना। 150 लोग मारे गए। उसी अफरा तफरी में एक काले रंग की डबल कैबिन गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। उसमें मौजूद था रहमान डकैत। उसे मोहतरमा बेनजीर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई थी। रहमान डकैत ने मोहतरमा बेनजीर को महफूज तरीके से बिलावल हाउस पहुंचा दिया। उस दिन लियारी के लोग हैरान थे। एक गैंग का सरगना एक सियासी लीडर की जान बचा रहा था। एक तरफ रहमान डकैत का लियारी में उरूज था और दूसरी तरफ जेल की सलाखें फिर खुली। 2008 में अरशद पप्पू को रिहा कर दिया जाता है। क्यों? क्या उसकी वजह ये थी कि गवाह मुकर गए थे, डर गए थे या फिर गायब हो गए थे? लेकिन लियारी अब पप्पू का इलाका नहीं था। उसने MQM से हाथ मिलाने की कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। MQM लंदन इसके ऊपर हाथ रखना शुरू हो गई थी क्योंकि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ था। इनकी जानिब से अरशद पप्पू को सपोर्ट की जाती है। अरशद पप्पू इनकी हिमायत ले लेता है और यही अरशद पप्पू की गलती बनती है। कुछ वक्त के बाद अरशद पप्पू भी बुरी तरह मारा गया। ऐसी मौत के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। क्या आप सुन पाएंगे? अरशद पप्पू को सबसे पहले अगवा किया गया, बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि उसका सर
काटकर बाजारों में घुमाया गया, फुटबॉल खेला गया, मसाजिद में ऐलान करवाया गया, हमने अपना दुश्मन मार डाला। जी हाँ, लियारी की गलियों में एक डॉन का सर फुटबॉल बन चुका था। लियारी अब जंग का मंजर पेश करने लगा। बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, बेगुनाह सब इस गैंग वॉर में बिला वजह मारे जाते। हाँ, मैं कहता हूं, अमन कमेटी वाले हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं। रहमान डकैत लियारी के लड़कों को लालच देकर गैंग में शामिल कर रहा था। किसी सियासी पार्टी, काउंसलर या पुलिस के मजाल नहीं थी कि वो उन पर हाथ डाले। यहाँ एक हीरो की एंट्री होती है। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना, तुम मारने से पहले तुझे बना दूंगा। और जमील साहब, आपको अरे भाई एडिटर, ये वाला हीरो नहीं, असली हीरो। बुज़दिलाना कार्रवाइयां करा के मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीजों से बाज आ जाऊंगा। मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। चौधरी असलम। 2005 चौधरी असलम को लियारी टास्क फोर्स का चीफ बना दिया गया। रहमान डकैत की गिरफ्तारी के लिए मुखबरों को छोड़ दिया गया। फिर इत्ला मिली कि रहमान डकैत बलोचिस्तान हब के मुकाम पर छुपा हुआ है। 2005 में पुलिस एहलकार और चौधरी असलम भेस बदलकर गाड़ियों पर घास फूस डालकर रात के वक्त हब के मुकाम पर पहुंच गए। रहमान डकैत पुलिस की मूवमेंट सीसीटीवी कैमरों में देख रहा था। उसने आसपास के हर जगह पर कैमरे लगाए हुए थे। रहमान डकैत ने जैसे ही चौधरी असलम को देखा, गोलियों की बारिश कर दी। और फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। आप देख सकते हैं दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है और ये चारों तरफ से फायरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। ये रॉकेट से फायरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ पता नहीं चलता, अचानक चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें चौधरी असलम समेत कई पुलिस ऑफिसर जख्मी हो गए और रहमान डकैत फरार हो गया। चौधरी असलम ने रहमान डकैत को पकड़ना अपना मकसद बना लिया। शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। 2008 में रहमान डकैत कोयटा जिना टाउन से गिरफ्तार हुआ और कराची गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के खुफिया सेल में रखा गया। यहाँ चौधरी असलम को रहमान डकैत की खातिरदारी का ज्यादा मौका नहीं मिल सका। वो हेडक्वार्टर में पुलिस वालों को ही रिश्वत देकर फरार हो गया। 2 दफा पुलिस की कस्टडी से भागने वाला रहमान डकैत, जिसकी सर की कीमत 50 लाख रुपए थी। फिर एक दिन चौधरी असलम को खबर मिली कि रहमान डकैत कराची आ रहा है। फिर क्या हुआ? चौधरी असलम समेत तमाम एहलकारों ने रहमान की तलाश तेज कर दी। खबर मिली वो बलोचिस्तान से कराची वापस आ रहा है। पुलिस ने 0 पॉइंट पर नाकाबंदी लगा दी। सीनियर सहाफियों के मुताबिक ये एहलकार फौजी वर्दी में थे। जब रहमान की गाड़ी पहुंची, उसने आर्मी की वर्दियां देखकर ड्राइवर औरंगजेब को कहा, गाड़ी रोको। गाड़ी रुकी। चारों तरफ सन्नाटा और धूल मट्टी थी। कैप्टन वर्दी में 2 लोग सामने आए, इरफान बहादुर और उसके पीछे चौधरी असलम। चारों तरफ वर्दी में लोग, असला, गन्स। बचकर निकलना नामुमकिन हो गया। रहमान बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। अखबारों में खबर फैल गई, रहमान डकैत गिरफ्तार। लेकिन लियारी में एक ही खौफ गर्दिश करने लगा, ये अदालत नहीं पहुंचेगा, इसे मार दिया जाएगा। और फिर अगस्त 2009 पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस का कहना था मुल्जिमान यानी रहमान डकैत और उसके साथियों की जानिब से फायरिंग हुई। हमने जवाबी कार्रवाई की, रहमान और 3 साथी मारे गए। और यूं सरदार अब्दुल रहमान बलोच का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये मैयत रहमान डकैत की है जो कराची पुलिस को 80 से जायद संगीन मुकदमात में मतलूब था। रहमान डकैत की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर हुकूमत सिंध की जानिब से 50 लाख का इनाम मुकर्रर किया गया था। मैं SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत